बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुबीन यूनुस एंड यू आर वाचिंग masterg.com। फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे फूड प्रोसेसिंग का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4, और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हाई टेम्परेचर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर। द यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर इन फूड प्रोसेसिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जो हाई टेम्परेचर दे रहे हैं इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी हमने हाई टेम्परेचर किसी भी फूड मटेरियल को अप्लाई करना है तो उसका जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि हम जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, और इसके अलावा जो उसके अंदर फूड मटेरियल के अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, व्हाटएवर कुछ भी मौजूद है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ये हमारा बेसिक एम होना चाहिए। अब हम जब भी फूड मटेरियल को हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग, ब्लांचिंग, पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन। और इसी जो हमारे पास ये हाई टेम्परेचर होता है, अगर इसको हम मज़ीद स्टडी करें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कुकिंग। जब हम कुकिंग को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस प्रोसीजर में, इस टेक्निक में हम फूड्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास फूड मटेरियल होता है उसका कलर, फ्लेवर और टेक्सचर चेंज हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। इसके साथ ही कुकिंग मेथड के ज़रिए हम जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। देन हमारे पास बात ये आती है कि हमने कुकिंग करनी किस तरीके से है। कुकिंग करने के हमारे पास दो बेसिक मेथड्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट। जब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट की तो इसमें हमारे पास ये आता है कि जब भी हमने फूड मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपोज करवाना है जो हमारे पास हीट है उसके साथ, जिसे हम ड्राई कुकिंग का नाम भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग घर में बारबेक्यूइंग करते होगे, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, ब्रॉयलिंग, ये तमाम एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर जो हीट है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है हमारे फूड मटेरियल के साथ। इसे हम कहते हैं ड्राई कुकिंग। फिर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट की तो इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली हीट को अप्लाई कर रहे हैं अपने फूड मटेरियल के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई लिक्विड मीडियम लिया, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर हमने अपनी जो फूड प्रोडक्ट थी उसको रख दिया और उसके बाद हमने वाटर को, मतलब कि जो वाटर हमने यूटेंसिल के अंदर लिया है उसको हीट करना शुरू किया। अब जो हीट होगी पहले पहुँचेगी यूटेंसिल तक, उसके बाद वो पहुँचेगी वहाँ से वाटर तक, वाटर हीट अप होगा, देन वो इस हीट को ट्रांसफ़र करेगा आगे हमारी जो फूड प्रोडक्ट होगी उसके अंदर। तो इस तरह इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट हो रहा है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि वाटर, स्टीम, कुकिंग फैट्स वगैरह के अंदर हम इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ हीट करवा सकते हैं। टेक्निक्स की बात की जाए तो बॉइलिंग, स्टीमिंग एट्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, जब हम कुकिंग मेथड्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं तो हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स आती हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को चंद एक टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा जो ज़रा फेमस हैं और मोस्टली यूज़ की जाती हैं। नंबर 1 बेकिंग। कुकिंग इन एन ओवन विद ड्राई हीट 100 to 232 डिग्री सेल्सियस। बेकिंग वो टेक्निक है जिसमें हम ओवन के अंदर कुक करते हैं फूड मटेरियल को ड्राई हीट के थ्रू 100 से लेकर 232 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हम बात करते हैं बारबेक्यू की। तो आप सबको पता है, आप सब नॉर्मली अपने घरों के अंदर बारबेक्यू का जो मेथड है वो अप्लाई भी करते होंगे। डायरेक्ट हीटिंग ओवर ग्लोइंग स्मोकलेस वुड फायर, कि आपने जो कोयले हैं या जो स्मोकलेस वुड है उसकी आग के ऊपर आपने क्या करना है, डायरेक्ट हीटिंग के थ्रू आपने जो हीट अप्लाई करनी है अपने फूड मटेरियल को। इसी के बाद हम बात करते हैं जब बॉइलिंग की, तो इसमें हम सबको पता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर मोस्टली हम वाटर यूज़ करते हैं। वाटर के अंदर आपने अपना फूड मटेरियल रख देना है, जो मैंने पहले भी बताया है, और जो वाटर होगा वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगा, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और उसमें वो बॉयल हो रहा होगा। देन हम एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे हम नाम देते हैं ब्रोस्टिंग का, जिसके अंदर हम फ्राइंग करते हैं। ऑयल के अंदर फ्राइंग होती है अंडर प्रेशर।
फिर हम देखते हैं इसके बाद फ्राइंग का। सिंपल फ्राइंग आप सबको पता है, कोई भी हमारे पास ऑयल होगा उसके अंदर हम फूड मटेरियल डालेंगे और जो ऑयल होगा उसको हीटअप किया जाएगा, देन जो हीट होगी वो हमारे पास पहुंचेगी फूड मटेरियल तक। इसी तरीके से माइक्रोवेव कुकिंग होता है, इंफ्रारेड कुकिंग होती है, पोचिंग होती है, प्रेशर कुकिंग, रोस्टिंग एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फूड को कुक कर सकते हैं, उसको हीट अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो डिज़ायर्ड मटेरियल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुकिंग के बाद हम पढ़ते हैं ब्लांचिंग को। जो ब्लांचिंग की टेक्निक है इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 जो हमारा था फूड प्रोसेसिंग का, उसके अंदर इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ब्लांचिंग एक वो टेक्निक है जिसमें हम प्लांट जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हॉट वाटर के अंदर या लाइव स्टीम के अंदर, हॉट वाटर का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट हो रहा होगा, बॉइलिंग वाटर, उसके अंदर जो हमारे पास वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं बॉइलिंग वाटर में डिप करके रख देते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इस मेथड के बहुत से मेरिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर सॉइल कंटेमिनेशन है तो वो दूर हो सकती है। इसी तरीके से अगर जो आपने इसको ब्लांचिंग की है तो उसमें जो एंजाइम्स होंगे इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर जो आपके ऊपर वहाँ पर फूड्स के ऊपर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। और जो ब्लांचिंग का दूसरा नाम हम इसको स्कैल्डिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस हम जो होता है डिफरेंट अदर जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं फूड प्रोसेसिंग के, उससे पहले हम ब्लांचिंग को ज़रूर अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमने कैनिंग करनी है, कोल्ड स्टोरेज करनी है, फ्रीजिंग या डिहाइड्रेशन की जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना है, तो इन सब से पहले हम एक दफ़ा फूड मटेरियल की ब्लांचिंग ज़रूर करेंगे। देन हम मूव करते हैं हाई टेम्परेचर टेक्निक जो है हमारे पास 3rd नंबर पे, वो है पास्चराइजेशन। आप सब ने अपने स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल में भी पास्चराइजेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। जब इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं तो हमें पता लगता है इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग फूड बाय हीटिंग इट टू अ सर्टेन पॉइंट टू किल पैथोजेनिक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट हार्म द फ्लेवर और क्वालिटी ऑफ द फूड। कि ये ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमारे पास जो भी फूड मटेरियल है उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर पैथोजेनिक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। और हमने हीटिंग टेम्परेचर इतना देना है उसको कि जिससे हमारे पास जो फूड के अंदर माइक्रोब्स हैं वो तो किल हो जाएं, मगर जो फूड की क्वालिटी है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, वो ख़राब ना हो। पास्चराइजेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जांपल आती है वो है मिल्क की। मिल्क को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ट्रीट करवाते हैं, ताकि उसके अंदर से जो मेनली माइकोबैक्टीरियम जो उसमें स्पीशीज़ है वो किल की जा सके। मिल्क को हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट करवाते हैं। इसकी जो डिटेल है जिनके मैंने आपको बताया था कि इसको हम जो टेम्परेचर रेंज होती है इसकी, वो फर्स्ट टेम्परेचर रेंज, सेकंड टेम्परेचर रेंज और फिर थर्ड टेम्परेचर रेंज अकॉर्डिंग टू आवर फूड मटेरियल। हमने किस मटेरियल को कितना टेम्परेचर देना है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसी को मैं दोबारा यहाँ पर बताता हूँ आपको कि आप मिल्क को अगर हीट करवाते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पर तो उसको आप ट्रीट करवाएंगे 30 मिनट्स के लिए, या फिर अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है 71 डिग्री सेल्सियस तो उसको आप ट्रीट करवाएंगे ओनली फॉर 15 सेकेंड्स। जब आप मिल्क को हाई टेम्परेचर पर हीट करवाती हैं अ फ्यू सेकेंड्स के लिए तो इसे हम कहते हैं फ्लैश पास्चराइजेशन। इसके अलावा जो पास्चराइजेशन की टेक्निक है इसको हम बियर, वाइन, फ्रूट जूसेस, चीज़, एग प्रोडक्ट्स इन तमाम में यूज़ कर सकते हैं, मगर एज अ मुस्लिम हम लोग बियर, वाइन से तो वैसे ही अवॉइड करते हैं, तो जो जूसेस, चीज़ और जो एग प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास पास्चराइजर्स वो मशीन्स होती हैं जिनके अंदर वो इक्विपमेंट्स होती हैं जिनके अंदर हमने ये पास्चराइजेशन का सारा जो प्रोसेस होता है वो अप्लाई करना होता है। हमारे पास जो पास्चराइजर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ पास्चराइजर्स, नंबर 1 कंटिन्यूस पास्चराइजर्स एंड नंबर 2 डिसकंटिन्यूस पास्चराइजर्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस पास्चराइजर्स को। These consist of a single metal tube or series of hollow jacketed plates or small metal tubes through which the liquid food flows.
आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मेटल की ट्यूब्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो जो कंटिन्यूस पास्चराइजर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी मेटालिक जो ट्यूब्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिनके अंदर से जो हमारा मिल्क है या फूड प्रोडक्ट है वो मूव करती है। और हम क्या करते हैं कि इन ट्यूब्स को, मेटालिक ट्यूब्स को हीट करते हैं। इसमें से जो मिल्क है वो रेगुलर जो होता है वो मूव करता रहता है, ट्यूब्स के अंदर से पास होता रहता है एक एंड से दूसरे एंड तक और आगे मूव कर जाता है, और फिर वहाँ पर जो नेक्स्ट मिल्क वो आ जाता है। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है और मेटालिक ट्यूब्स जो हमने हीटअप की होती हैं उनकी हीटिंग की वजह से जो अंदर मिल्क है वो भी हीटअप हो जाता है। तो इसी तरह से इसीलिए इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस पास्चराइजेशन का नाम देते हैं, क्योंकि जो मिल्क है वो कंटिन्यूसली ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा है और वो जो मेटालिक ट्यूब्स हैं वो हीटअप हुई हुई हैं। अब स्टीम और हॉट वाटर इज़ अप्लाइड फॉर हीटिंग। इसमें हम मोस्टली स्टीम यूज़ करते हैं या हॉट वाटर यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए। इसकी जो दो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हमें देखने को मिलती हैं, प्लेट पास्चराइजर्स या फिर ट्यूबुलर टाइप पास्चराइजर्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, उसको अगेन हम लोग यहाँ पर रिमाइंड कर लेते हैं कि जब भी आपने पास्चराइजेशन की टेक्निक अप्लाई करनी है तो आप 3 टेक्निक्स को फोकस करेंगे, LTLT, HTST या फिर UHT। फर्स्ट वन इज़ LTLT यानी कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अगर आप बहुत कम टेम्परेचर दे रहे हैं मिल्क को पास्चराइज़ करवाने के लिए तो आप उसका जो टाइम होगा उसको इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि अगर आप 65 to 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो आप उसको 20 मिनट्स के लिए हीट करेंगे, और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है फ्रूट जूसेस की। इसी तरीके से अगर आप हाई टेम्परेचर दे रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज़ 72 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 15 सेकेंड्स, जैसे कि हम करते हैं मोस्टली मिल्क के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको हाई टेम्परेचर दे रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए। और थर्ड टाइप जो कि हम बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, कम यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और फ्लैश पास्चराइजेशन। फ्लैश पास्चराइजेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं राउंड अबाउट 116 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसको हम कूल करते हैं 88 डिग्री सेल्सियस तक बिफोर फिलिंग। ये जो कूलिंग करने का मेथड है आफ्टर हीटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हमने आगे चलकर देखना है कि हीटिंग के बाद कूलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। देन हम स्टडी करते हैं डिसकंटिन्यूस पास्चराइजर्स को। डिसकंटिन्यूस पास्चराइजर्स जो होते हैं आप लोगों को पिक्चर में शो हो रहे होंगे कि हमारे पास लार्ज मेटालिक टैंक्स होते हैं, या फिर आप इनको कंटेनर्स का नाम भी दे सकते हैं, जो ऊपर से एयर टाइट सील हो सकते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर हम पहले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कंटेनर है या हमारे पास मेटालिक टैंक है उसकी कैपेसिटी है 10 टन की, 10 टन्स। तो हम जो 10 लीटर या 10 टन जो हमारे पास मिल्क होगा उसको हम इसमें भर देंगे। पोर करने के बाद इसको ऊपर से एयर टाइट सील करेंगे, इसमें प्रेशर वगैरह सेट करेंगे, उसके बाद हम इसको हीटिंग अप्लाई करेंगे। जब प्रॉपरली हम स्पेसिफिक टाइम के लिए इसकी हीटिंग कर देंगे, देन हम इसमें से इसका जो एयर टाइट सील कवर होगा वो खोलेंगे। जो पूरा हमारा मिल्क का बैच होगा इसको हम आगे मूव करवा लेंगे निकाल कर, जो कंटेनर होगा इसको साफ़ करके फिर हम इसमें जो 10 लीटर मिल्क होगा वो और डालेंगे। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है डिसकंटिन्यूस पास्चराइजर्स का। इसमें हमारे पास कुछ डीमेरिट्स भी आ जाते हैं। डीमेरिट्स हमारे पास किस तरह के आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जब हम हीटिंग अप्लाई करते हैं तो कंटेनर बहुत बड़ा होता है, टैंक बहुत बड़ा होता है, तो जो मिल्क इसके अंदर साइड्स पर जो इनर वॉल्स पर जो मौजूद है मिल्क वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, मगर हीट को जो सेंटर ऑफ द टैंक जो पॉइंट है जो मिल्क मौजूद है दरमियान में बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वहाँ पर हीटिंग सही तरीके से नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जो हमारे पास कोई भी फूड प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं या कलर्स होते हैं, उनकी इंजरी हो सकती है और फूड मटेरियल्स की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, जो हमारे लिए क्या है अनडिज़ायरेबल होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक था जनरल इंट्रोडक्शन हमारे पास
यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर का, कि हाई टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फूड प्रोसेसिंग का वो डिस्कस करने लगे हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो हम अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में इसका रोल होता है। इसके अलावा जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो इंडस्ट्रियल साइड पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रोसेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैनिंग। कैनिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको निकोलस एपर्ट के नाम से पहले भी दिया हुआ है, कि जब उसने एपर्टाइजेशन की टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब कैनिंग का जो हम आजकल मॉडिफाइड फॉर्म इसकी हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कैनिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, किस तरीके से आपने ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, किन किन जो प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना है, और किस तरीके से आप कैनिंग कर सकते हैं, कौन से मटेरियल को कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, किस तरह से उसकी फिलिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है हम कैनिंग में डिस्कस करेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह। चलें आए इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कैनिंग की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच फूड कंटेन्ड इन अ परमानेंटली सील्ड कंटेनर इज सब्जेक्टेड टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन कूल्ड। अगर इसको हम आसान अल्फाज में डिस्कस करें, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम फूड मटेरियल्स को कंटेनर्स के अंदर फिल कर देते हैं। दैन उन कंटेनर्स को हम एयर टाइट सील करते हैं, और उसके बाद उनकी हम हाई टेम्परेचर पर हीटिंग करवाते हैं, और हीट करवाने के बाद उसकी हम कूलिंग करते हैं और फिर मार्केट में भेज देते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पड़े होते हैं, वो हीटिंग की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो हमने कैनिंग में हर्मेटिक सील ऊपर लगाई है, एयर टाइट इसका जो हमने लिड लगाया है, उसकी वजह से मज़ीद जो माइक्रोबियल एंट्री है वो रुक सकती है और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। All microorganisms that might have survived the rigors of processing are unable to grow. इसी तरह से अगर हमारे पास जब हमने इसकी जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से उनको हीटिंग के थ्रू किल कर दिया, उसके बाद उसके हमने इसकी जो एयर टाइट सीलिंग भी कर दी थी, ताकि जो मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इसमें एंटर भी ना हो सकें। मज़ीद ये कि अगर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर हो गए हैं इन केस, तो वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कैन के अंदर उनको अपनी जो रिक्वायर्ड ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी, वो उनको नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कैनिंग की। इसमें हम सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, देन उनकी हम फिलिंग करते हैं कंटेनर्स के अंदर, मतलब कैंस के अंदर। देन हम उनके फूड मटेरियल के साथ साथ उसके अंदर कोई सिरप या जो कि ब्राइन सोल्यूशन होता है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर लिडिंग और क्लिंचिंग का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, और साथ में ही हम एग्जॉस्टिंग और वैक्यूमिंग भी करते हैं कैनिंग के अंदर, उसके अंदर जो एयर होती है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर सीलिंग करते हैं कैंस की। देन इसको हम हीट अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर इसकी हम हीट प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद इसको हम कूल करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। देन हम इसकी लेबलिंग करते हैं, और उसके बाद इसको स्टोर कर देते हैं और इसको हम पैक कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर हमने मार्केट में मूव करवाना है या किसी और जगह पे मूव करवाना है, इसकी हम मूवमेंट भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमने रॉ मटेरियल्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर करने की, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में इसके बारे में बताया था कि आपने इसकी प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, उसकी प्रॉपर सॉर्टिंग करनी है। उसके अंदर जो इनएडिबल पार्ट्स होंगे उनको आपने रिमूव करना है, पीलिंग, पिटिंग, कोरिंग, स्टेमिंग, ट्रिमिंग, शेलिंग, ड्रेसिंग के थ्रू। इन सारे टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब इन इनएडिबल पार्ट्स को रिमूव करने के बाद इसकी आप करेंगे साइज़ रिडक्शन, उसको छोटे स्लाइसिस में फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, या फिर जो इसके छोटे डाइसिस की फॉर्म में
कट कर लेंगे, स्मॉल पीसीज में कट कर लेंगे। अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो उनको आप स्लॉटर करेंगे, उनकी स्किनिंग करेंगे, मतलब कि स्किन रिमूव करेंगे। उनके जो मीट होंगे उनके मीट को आप स्मॉल पीसीज में कट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास बर्ड्स हैं तो उनकी स्लॉटरिंग करेंगे और उनकी जो डीफेदरिंग करेंगे, जो उनके फेदर्स होंगे वो रिमूव करेंगे। जो फ़िश होंगे उनके आप स्केलिंग करेंगे, स्केल्स रिमूव करेंगे, स्मॉल पीसीज में कट करेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन में ये भी आता है कि आप उन अपने जो फूड आइटम्स हैं उनकी वॉशिंग करें, ब्लांचिंग करें और सल्फाइटिंग की अगर ज़रूरत है तो वो भी करें। ब्लांचिंग और सल्फाइटिंग में के जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिए थे। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है कैनिंग के अंदर फिलिंग का। जो आपने रॉ मटेरियल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो पार्ट्स बना लिए हैं, स्लाइसिस कर लिए हैं, उन पीसीस को अब आपने फिल करना है कैंस के अंदर। इससे पहले फिलिंग से पहले ज़रूरी है कि जो आपके पास जार्स हैं या कैंस हैं उनको आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें स्टीम जेट्स के थ्रू, ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना रहे। फिलिंग आप मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आप घरों के अंदर है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिलिंग जो है वो आप ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में एक नीचे मशीन शो हो रही होगी जो कि फिलिंग मशीन है। देन हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है हमारे पास सिरपिंग एंड ब्राइनिंग। सिरपिंग ब्राइनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप फूड मटेरियल्स को स्लाइसिस बनाकर कैंस के अंदर फिल कर देते हैं तो उनके दरमियान कुछ स्पेसेस जो होती हैं वो एम्प्टी रह जाती हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पर कोई भी एयर जो है वो इंट्रैप ना रह जाए। इसके अलावा इसके जो ये हमारे पास हम इसमें सिरप ऐड करते हैं या ब्राइन ऐड करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसके और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वो फूड मटेरियल जो हमने उसके अंदर रखा होता है उसके टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा जो उसमें हम एडिटिव्स होते हैं, कलर, फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी क्वालिटी है फूड मटेरियल की उसको मेंटेन रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि व्हाट इज़ सिरप एंड व्हाट इज़ ब्राइन। सिरप सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमने शुगर ऐड की होती है वाटर के अंदर, और जो ब्राइन हमारे पास होता है वो हमने सॉल्ट ऐड किया होता है वाटर के अंदर। अगर आपने कैनिंग करनी है फ्रूट्स की तो आप शुगर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर आपने कैनिंग करनी है वेजिटेबल्स और मीट की तो आप ब्राइन सॉल्यूशन से उसकी फिलिंग करेंगे। अगर आपने फ़िश की कैनिंग करनी है तो आप उसमें ब्राइन जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऑयल और टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। जब भी आपने सिरपिंग या ब्राइनिंग का प्रोसीजर अप्लाई करना है कैंस के अंदर, फूड आइटम्स जो आपने स्लाइसेस बनाकर ऐड किए थे उनके बाद आपने सिरप ऐड करना है या ब्राइन ऐड करना है, तो वो आपने 79 to 82 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऐड कर देना है। इसके अलावा जब भी आपने उसमें लिक्विड ऐड करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो कैन की हेड स्पेस है वो आपने खाली छोड़नी है, यानी कि 0.3 या 0.5 सेंटीमीटर जो उसका उसका एंड है कैन का, वो आपने 0.5 सेंटीमीटर तक खाली छोड़ देना है और लिक्विड थोड़ा सा नीचे फिल करना है। पूरा आपने उसका जो मुंह है वहाँ तक फिल नहीं करना। ये जो आपने हेड स्पेस खाली छोड़ी है ये वहाँ पर वैक्यूम बनाएगी और जो फर्दर हीट प्रोसेसिंग के दौरान ये आपको हेल्प आउट करेगी। इसको चलकर भी हमने आगे देखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सिरपिंग के बारे में थोड़ा सा, कि सिरप जो होता है वो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन को हम डिज़ोल्व कर लेते हैं हॉट वाटर के अंदर। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो आप शुगर यूज़ कर रहे हैं वो अनरिफाइंड फॉर्म में ना हो, रिफाइंड शुगर आपने यूज़ करनी है। क्योंकि अगर आप अनरिफाइंड शुगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर सल्फ़र मौजूद हो जो बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड बना ले और ब्लैक डिपॉजिट बन जाएं मेटालिक सल्फाइड के, और कैंस के अंदर वहाँ पर जो कोरोजन है वो स्टार्ट हो जाए। इसी तरीके से जो शुगर सॉल्यूशन आपने बनाना है, शुगर सिरप आपने बनाना है, तो उसकी कंसंट्रेशन 20 to 40% शुगर सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी कैनिंग करनी है और हाई जो उसका ग्रेड्स के आपने बनाना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें जो आप यूज़ करेंगे वो शुगर सॉल्यूशन ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो शुगर की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आपने चीपर ग्रेड्स बनाने हैं तो उसमें शुगर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगी।
बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि हम जब सिरप ऐड कर रहे होते हैं कैन्स के अंदर, तो साथ में थोड़ा-सा हम जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो शुगर है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और जूस ऐड करने से थोड़ा-सा जो इसका जो टेस्ट है, नेचुरल फ्लेवर है, वो भी आ जाता है फूड मटेरियल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ शुगर किस तरीके से मेजर करेंगे कि हमने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया है उसको हम उसके अंदर कितनी शुगर की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ होती हैं। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स का मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे कि नंबर 1 ब्रिक्स एंड बॉलिंग हाइड्रोमीटर्स हम यूज़ करते हैं। ये हमें बताता है कि कितने % शुगर जो है वो मौजूद है सिरप के अंदर। और इसी तरीके से जो ब्रिक स्केल मीटर है वो % बाय वेट ऑफ सुक्रोज़ के हिसाब से जो है वो मेजर करता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि जो हमारे पास बॉलिंग हाइड्रोमीटर होता है वो हमारे पास जो शुगर के जो % बाय वेट होता है वो मेजर करता है एट 17.5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं बॉम हाइड्रोमीटर्स, जिनके ऊपर स्केल होता है 0 to 70 डिग्रीज़ का, और वो हमें रीडिंग बताते हैं कि आपकी सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर कंटेंट्स हैं वो कितने मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर की। रिफ्रैक्टोमीटर की मोस्टली हम 2 टाइप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 एबे रिफ्रैक्टोमीटर जो हमें शुगर % बताता है सिरप के अंदर, और ये एक माइक्रोस्कोप की तरह होता है, इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ। और सेकंड हम यूज़ करते हैं हैंड रिफ्रैक्टोमीटर जो कि एक पेन की तरह का होता है, उसको हम इजी पोर्टेबल होता है, हाथ में उठा भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर सबसे जो नीचे लेफ़्ट साइड पर आप लोगों को एक थर्मामीटर की शेप का एक मटेरियल नज़र आ रहा होगा। यह हमारे पास होता है बॉम हाइड्रोमीटर। इसके ज़रिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, शुगर कंसंट्रेशन जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर 2 मशीन्स आपको और शो हो रही होंगी, एक टॉप पर जो कि हमारे पास है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। इसका आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो वर्किंग है वो अलग से मैंने जो प्रैक्टिकल्स इंशाल्लाह अपलोड करूँगा उसमें आप लोग मज़ीद इसको स्टडी कीजिएगा। जो हमारे पास ऊपर हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है एक पेन की फॉर्म में, इसके ऊपर हम जो आप लोगों को सामने एक प्रिज्म या मिरर ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हम अपना ड्रॉपलेट रखते हैं और उसके ऊपर लिड कवर कर देते हैं, दमते हैं, देखते हैं इसके अंदर से कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या रीडिंग्स की आती है। राइट साइड पर एक माइक्रोस्कोप की तरह का आपको मटेरियल सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो ये है ये एबे रिफ्रैक्टोमीटर है और ये भी हमें शुगर कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। फिर हम बात करते हैं ब्राइनिंग के बारे में। तो जो ब्राइनिंग मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि कॉमन सॉल्ट होता है 99% प्योर NaCl लेना है आपने, और उसको आपने डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। उसके अंदर किसी तरीके की भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आयरन की इम्प्योरिटी है, तो उससे क्या होगा, जो ब्राइन सॉल्यूशन होगा उसकी डिसकलरेशन हो जाएगी, उसका कलर ख़राब हो जाएगा और जो फूड प्रोडक्ट होगा उसकी ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास इम्प्योरिटी है कैल्शियम की तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। अब हम ब्राइनिंग के अंदर जो हम ब्राइन बना रहे हैं उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, इसको हम मेजर करते हैं सैलोमीटर के थ्रू। जो सैलोमीटर होता है ये एक टाइप है हाइड्रोमीटर की जो मेजर करता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो ब्राइन सॉल्यूशन जिसके अंदर 26% सॉल्ट पड़ा होगा तो वो हमें सैलोमीटर पे रीडिंग देगा 100 यूनिट्स की। ये एक उन्होंने एक एवरेज बता दी है आपको। दोबारा सुन लें कि अगर आपके पास कोई ब्राइन सॉल्यूशन है और उसके अंदर 26% जो सॉल्ट कंसंट्रेशन पड़ी हुई है, तो जब आप उसको सैलोमीटर के ऊपर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो आपको 100 यूनिट्स शो करवाएगा। ये एक आपने बना लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सोल्यूशन वेरीज फ्रॉम 1 to 3% डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, आप कौन सा वेजिटेबल वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो 1% से 3% तक वेरी कर सकते हैं। जब हम कैनिंग करते हैं कॉर्न्स की या पीस की, तो जो ब्राइन ऐड कर रहे हैं उसके साथ हम 3 to 10% शुगर सोल्यूशन भी ऐड कर देते हैं ताकि जो उसका टेस्ट है वो अच्छा रहे। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं इससे आगे लीडिंग एंड क्लिंचिंग की तरफ। जब हम
अपने कैन के अंदर उसको स्टेरिलाइज करके, उसको वॉश करके, जो हमारे पास रॉ मटेरियल था उसको उसके अंदर फिल कर दिया। देन हमने सिरप या ब्राइन भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम जो कैन होता है इसके ऊपर एक लिड जो है उसको प्लेस करते हैं। अब लिड को यहाँ पर प्लेस करने का मकसद ये है कि ताकि इसको जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको इजी बनाया जा सके। मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम ऊपर सिर्फ लिड को रख देते हैं कैन बॉडी के ऊपर, तो जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, एग्जॉस्टिंग का ऑपरेशन लगाते हैं या फिर वैक्यूमिंग का ऑपरेशन लगाते हैं, तो उस ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है कि एग्जॉस्टिंग के दौरान ये जो लिड है उतर के साइड पे गिर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिड को थोड़ा सा क्लिंच कर देते हैं कैन बॉडी के साथ। अब जब हम कैन बॉडी के साथ थोड़ा सा उसको क्लिंच कर देंगे, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ड्यूरिंग वैक्यूमिंग एंड एग्जॉस्टिंग ये वहाँ से उतर के गिरेगा नहीं। अभी हम यहाँ पर प्रॉपर उसकी सीलिंग नहीं कर रहे, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अभी जस्ट उसको थोड़ा सा हम क्लिंच कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ये जो हमने लीडिंग एंड क्लिंचिंग करनी है, इसका ये जो हम मेथड करेंगे ये भी हम डबल सीमर जो हमारे पास कैन सीलिंग मशीन है उसके थ्रू ही करेंगे। कैन सीलिंग मशीन, जैसे कि मैं आपको आगे चल के इसके बारे में इसकी डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा। डबल सीमर हमारे पास एक मशीन होती है जिसके ज़रिए हम कैंस को सील कर सकते हैं, उनके जो लिड्स होते हैं उनको उसके ऊपर एयर टाइट लगा सकते हैं। डबल सीमर मशीन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स के ऊपर वो काम करती है। फर्स्ट स्टेप में वो क्या करती है कि जो लिड होता है और जो कैन होता है, इसके जो एंड्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कर्व कर देती है। सेकंड स्टेप में ये जो कर्व्स किए होते हैं इनको आपस में प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो एयर टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम लीडिंग एंड क्लिंचिंग की बात करेंगे, ताकि ये जो एग्जॉस्टिंग के दौरान या फिर वैक्यूमिंग के दौरान जो लिड है ऊपर से उतर के गिर ना जाए कहीं, यहाँ पर हम डबल सीमर का जो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि जो साइड्स को कर्व करना होगा कैन बॉडी और जो लिड की साइड्स को, सिर्फ वो करेंगे। सेकंड स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग की। हम एग्जॉस्टिंग का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और वैक्यूमिंग का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। इसके थ्रू जो एयर होगी, कैन के अंदर जितनी भी एयर मौजूद होगी उसको वहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा और उसके अंदर एक वैक्यूम कंडीशन जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। और जो वैक्यूम कंडीशन होती है विदाउट एनी एयर, ये बहुत सूटेबल होती है जो हमारे पास कैन फूड है उसको स्टोर रखने के लिए। अगर इसमें कोई एयर रह गई है, एयर इन द टिन कैन बिटवीन फूड पीसेस कॉजेज करोजन ऑफ टिन प्लेट, ये इसका जो बहुत बड़ा एक डीमेरिट है। अगर एयर अंदर रह गई है तो वो आपका जो मेटल कैन है उसके अंदर जो कोरोजन है वो स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देगा और बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेशन को भी इन्हांस कर देगा। फिर हम ये बात करते हैं कि हम एग्जॉस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम यहाँ पर 2 इक्विपमेंट्स एग्जॉस्टिंग के लिए और वैक्यूमिंग के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स और नंबर 2 डिस्क एग्जॉस्ट बॉक्स। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स को। जो हमारे पास सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स होता है, ये नैरो, शैलो, रेक्टेंगुलर, मेटेलिक बॉक्स होता है जिसके अंदर से स्टील केबल गुजर रही होती है या फिर जो कन्वेयर बेल्ट है वो गुजर रही होती है। अगर तो हमारे पास जो सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स है उसके अंदर से हमने बेल्ट पास की हुई है, जिसको हम केबल का नाम दे देते हैं, केबल हमने पास की हुई है, तो उसे हम कहेंगे केबल एग्जॉस्ट बॉक्स। इसी तरीके से अगर हमने सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स की जो सेकंड टाइप है कन्वेयर एग्जॉस्ट बॉक्स, उसमें से हमने कन्वेयर बेल्ट उसमें यूज़ की हुई है, तो उसको हम नाम देंगे कन्वेयर एग्जॉस्ट बॉक्स का। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर तो हमने वहाँ पर केबल गुजारी हुई, इसका मतलब है कि वहाँ पर हमने जो हमारे कैन्स हैं उनको उस केबल के साथ हैंग कर देना है, लटका देना है, ताकि जब केबल एग्जॉस्ट बॉक्स के अंदर से मूव करेगी तो कैन्स वहाँ पर हैंग हुए होंगे और वो भी अंदर अंदर साथ मूव करेंगे, जिसकी वजह से जैसे वो अंदर इक्विपमेंट में पहुँचेंगी उनकी एग्जॉस्टिंग हो जाएगी, वो दूसरे एंड से बाहर आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कन्वेयर एग्जॉस्ट बॉक्स की, जिसमें कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है जिसके ऊपर हम अपने कैन्स को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। ये रखने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट आगे मूव करती रहती है वैसे वैसे इक्विपमेंट के अंदर से जो कैन्स होते हैं वो भी आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। अब आपने जो केबल या कन्वेयर बेल्ट है उसकी स्पीड कितनी रखनी है, यानी कि आपने जो कैन है उसको आपने कितनी देर के लिए एग्जॉस्टिंग का ऑपरेशन अप्लाई करवाना है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेनर यानी कि कैन का साइज़ क्या है और आप किस प्रोडक्ट की कैनिंग करवा रहे हैं।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशीन दिखाऊं तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कन्वेयर बेल्ट एग्जॉस्ट बॉक्स की, या आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो कन्वेयर एग्जॉस्ट बॉक्स है वो इसी तरीके से एक कन्वेयर बेल्ट होती है जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। इसके ऊपर कैंस को प्लेस कर दिया जाता है और देन ये मेटालिक बॉक्स के अंदर कैंस मूव कर जाते हैं। उसके अंदर जाकर इनके ऊपर वैक्यूमिंग एग्जॉस्टिंग का ऑपरेशन अप्लाई होता है और वह सेकेंड एंड से बाहर आ जाते हैं। अगर इसी की टाइप हो केबल एग्जॉस्ट बॉक्स, तो इसमें कन्वेयर बेल्ट की जगह पर एक केबल लटक रही होगी, यानी कि तार होगी, वायर होगी, जिसके साथ हम हैंग कर देंगे अपने कैंस को और प्रोसीजर उसमें ऐसे ही यही सेम होगा कि इसके अंदर से मूव करेंगे वो। फिर हम बात करते हैं डिस्क एग्जॉस्ट बॉक्स की। जो हमारे पास डिस्क एग्जॉस्ट बॉक्स होता है ये एक रेक्टेंगुलर मेटालिक बॉक्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़ के अंदर मेटल डिस्क लगी होती हैं। अब जो कर्व आयरन रॉड्स होते हैं जो कि डिस्क के ऊपर लगे होते हैं, उनकी मदद से ये कैंस को गाइड किया जाता है कि अब यहाँ से आप आगे मूव कर जाएं। दोबारा से आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें डिस्क लगी होती हैं रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, और उन डिस्क के ऊपर जो हमारे पास है इस मशीन में वो रॉड्स लगे होते हैं, कर्व्ड रॉड्स लगे होते हैं। जब कैंस को इनके ऊपर प्लेस करते हैं तो रॉड्स की मदद से इनको कैंस को गाइड किया जाता है कि अब इस तरफ मूव करना है। इसी तरीके से जो कैंस हैं वो एक रो से दूसरी रो में, दूसरी रो से फिर तीसरी रो में, सो ऑन मूव करते रहते हैं। The number of rows and length of exhaust box depends on the capacity desired and the nature of the product to be exhausted. आपने कितनी रोज़ वाला इक्विपमेंट बनाना है और कितनी देर के लिए आपने उसकी एग्जॉस्टिंग करवानी है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है और उसकी नेचर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, उसकी एग्जॉस्टिंग जो है वो करवाएंगे। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा डिस्क एग्जॉस्ट बॉक्स। फिर हम बात करते हैं कि हमने एग्जॉस्टिंग के दौरान टेम्परेचर कितना देना है और कितने टाइम के लिए देना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में रखना है वो ये है कि एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर फॉर फ्रूट्स इज़ 82 टू 96 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपने फ्रूट्स की एग्जॉस्टिंग करनी है तो आपने उनको 82 से 96 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अप्लाई करना है। जैसे ही आपका टेम्परेचर 77 टू 82 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए आप एग्जॉस्टिंग कर दें। फिर बात आती है कि हमने टाइम कितना देना है। टाइम ऑफ एग्जॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप एंड साइज ऑफ कंटेनर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है स्टीम फ्लो क्लोजर एंड वैक्यूम क्लोजिंग मशीन्स। ये भी एग्जॉस्टिंग और वैक्यूमिंग का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम अपने घरों के अंदर कैनिंग कर रहे हैं तो घरों के अंदर हाउस होल्ड लेवल पर हमारे पास कोई इस तरह की लेटेस्ट मशीनरी नहीं होगी, तो हम एग्जॉस्टिंग का ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करें। तो यहाँ पर घरों में अगर कैनिंग कर रहे हैं तो दो मेथड्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखिएगा और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। पहला मेथड ये है कि आपने जो भी रॉ मटेरियल एप्पल स्लाइसिस हैं या फिर मैंगो स्लाइसिस हैं उनको आपने एक वेसल के अंदर रख देना है। देन उसमें आपने सिरप ऐड करना है। यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि जिस वेसल में आपने रखना है वो आपका एग्जैक्ट कंटेनर नहीं है, कैन नहीं है जिसकी आपने कैनिंग करनी है, बल्कि आपने किसी और वेसल में रखना है। उसके अंदर मैंगो पीसीस या एप्पल स्लाइसिस जो हैं वो ऐड कर देने हैं। देन आपने उसके अंदर जो सिरप है वो ऐड करना है। उसको हीट करेंगे 82 डिग्री से 96 डिग्री सेल्सियस तक। और जब हमारे पास ये सारा का सारा सोल्यूशन बहुत हॉट हो जाता है तो इस हॉट सोल्यूशन को हम फिल कर देते हैं अपने ओरिजिनल कैंस के अंदर, जिसकी हमने प्रॉपर कैनिंग करनी होती है। कैंस के अंदर फिल करते साथ ही इसकी हम फौरी तौर पर जो है सीलिंग कर देते हैं। जब हॉट उसमें सोल्यूशन जाएगा उसकी फौरी तौर पर हम सीलिंग कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, अंदर स्टीम प्रोड्यूस होगी और जब वो स्टीम उसके जो हमने आपको बताया था कि जो हेड स्पेस है वो खाली रखनी है आपने ऊपर से अप्रॉक्सीमेटली हाफ या 1/3 इंच जो होगा वो आपने खाली रखना है हेड स्पेस का कैन के अंदर। तो उसका मकसद यही था, एक उसका जो बेनिफिट था कि जब आप घरों के अंदर ये करवा रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, तो यहाँ पर जब स्टीम पैदा होगी वो स्टीम बाद में कंडेंस होकर शामिल हो जाएगी हमारे सॉल्यूशन के अंदर, सिरप के अंदर हो जाएगी। जो खाली जगह बचेगी वो फिर वैक्यूम बना लेगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से बग़ैर किसी मशीनरी के ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। सेकंड प्रोसीजर में जब हम आते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सेकंड प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है
एप्पल स्लाइसिस, मैंगो पीसेस, उनको हम अपने ओरिजिनल कैंस के अंदर रख देते हैं। उसके अंदर हम सिरप या फिर ब्राइन जो हमारी चीज़ है उसके मुताबिक उसमें ऐड करेंगे। हेड स्पेस हमने थोड़ी नीचे छोड़ देनी है। उसके बाद हमने जो कंटेनर्स हैं उनको हॉट वाटर के अंदर रख देना है, हॉट वाटर बाथ के अंदर रख देना है। और जो हॉट वाटर बाथ के अंदर हमने इस तरीके से रखना है कि जो वाटर लेवल है वो हमारे कैन के हेड से 2.5 सेंटीमीटर्स नीचे हो। वाटर को हम हीट करेंगे अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उसके बाद हम जो कंटेनर्स होंगे उनको एयर टाइट सील कर देंगे। फिर हम मूव करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है सीलिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सीलिंग के बारे में कि जो डबल सीमर मशीन है उसको हम यूज़ करते हैं और ये हर्मेटिकली सील कर देती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 2 ऑपरेशंस पे ये काम करती है। फर्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो लिड का एंड होगा, लिड के जो कॉर्नर साइड्स होंगी और जो कैन बॉडी की साइड्स होंगी उनको आपस में ये कर्ल कर देगा। देन सेकंड स्टेप के अंदर ये उन्हीं जो कर्व साइड्स होंगी उनको आपस में प्रेस करेगा, जिसकी वजह से वो एयर टाइट सील हो जाएंगे। जब हम प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं ग्लास जार्स के अंदर, तो ग्लास जार्स में हम उसकी जो कैप्स होती हैं उनको टाइटली स्क्रू कर देते हैं अंडर वैक्यूम कंडीशंस। यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्क्रीन्स पर डबल सीमर जो मशीन है वो शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं लिडिंग एंड क्लिंचिंग की या फिर सीलिंग ऑफ कैन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल जो इसकी डायग्राम है वो यहाँ पर शो करवाई हुई है आपको। यहाँ पर आप देखें तो जो हमारे पास हम डबल सीमर मशीन यूज़ करते हैं जिसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। डबल सीमर के अंदर क्या होता है कि जिसका फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इसके ऊपर जो हमने ये लिड रखा हुआ है, इस लिड के कॉर्नर को और जो हमारे पास कैन होता है इसके कॉर्नर को, इन दोनों के कॉर्नर्स को आपस में कर्व कर देता है। जैसे आप लोग ये बी पार्ट में देख रहे हैं कि लिड का जो कॉर्नर है और जो कैन का कॉर्नर है अंदर वाला, इन दोनों को आपस में उसने कर्व कर दिया है डबल सीमर मशीन ने। इसी तरीके से अपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या करती है डबल सीमर मशीन कि जो उसने कॉर्नर्स कर्व किए होते हैं उनको आपस में प्रेस कर देती है। जब ये दोनों आपस में प्रेस हो जाएंगे तो आपको जो कैन होगा ये एयर टाइट सील हो जाएगा, इसके अंदर फिर एयर कंटेमिनेशन नहीं हो सकेगी। देन हम मूव करते हैं कैनिंग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास है हीट प्रोसेसिंग। Heating food at certain temperature for sufficient time in order to kill pathogenic and spoilage microorganisms is considered as heat processing. जब भी हम फूड मटेरियल को हीट करेंगे सर्टेन टेम्परेचर पर एक सफिशेंट टाइम के लिए, ताकि उसके अंदर से तमाम पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल कर दिए जाएं, इस टेक्निक को हम कहते हैं हीट प्रोसेसिंग। यहाँ पर यह चीज़ ज़रूरी है कि हमने बैलेंस मेंटेन करना है। Balance should be maintained at which maximum number of microorganisms are killed and minimum nutrients are damaged। कि आपने स्पेसिफिक टाइम जो देना है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर देना है, वो इस लिहाज से देना है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम किल हो सके, मगर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर उनको नुकसान ना पहुंच सके। फिर बात करते हैं अगर हम कमर्शियल स्टरलाइजेशन और हीट प्रोसेसिंग की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी इस तरह से कुछ आती है: अ ट्रीटमेंट एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग ऑल पैथोजेनिक एंड मोस्ट स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम डैमेज टू फूड टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो ट्रीटमेंट जिसका मकसद ये हो कि आपने तमाम पैथोजेनिक और स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देना है, और इसके साथ ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, ख्याल रखना है कि जो आपके फूड न्यूट्रिएंट्स हैं और जो फूड टेक्सचर है वो मिनिमम डैमेज हों। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट प्रोसेसिंग की, तो हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है कि हमने जब भी हीट प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है तो उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हमने अपने जहन में रखनी है, उन पर हमने फोकस रखना है, क्योंकि उन्हीं को अचीव करने के लिए हम हीट प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1, इंश्योर दैट ऑल हेल्थ हैज़र्ड्स आर कंट्रोल्ड। तमाम जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं उनको आपने कंट्रोल कर लेना है। नंबर 2, शेल्फ़ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर प्रोलॉन्ग्ड। क्या आपने जो शेल्फ़ लाइफ है फूड प्रोडक्ट्स की उसको प्रोलॉन्ग कर देना है, उसको आपने बढ़ा देना है। हीट प्रोसेसिंग के थ्रू आपने टेक्सचर, फ्लेवर और जो अपीयरेंस है प्रोडक्ट की कुकिंग के थ्रू या हीट प्रोसेसिंग के थ्रू वो इम्प्रूव कर देनी है।
देन जो हीट प्रोसेसिंग शॉर्टन्स द सब्सिक्वेंट कुकिंग टाइम एट होम। यहाँ पर पता है कि जब हम हीट प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो जो कुकिंग टाइम होता है घरों के अंदर वो इसका कम हो जाता है। जैसे कि वेजिटेबल है, मीट है, इनको हमें कुक करना पड़ता है बिफोर कंजप्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दो फैक्टर्स इस तरह के हैं, लेथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन हीट पेनिट्रेशन थ्रू द कंटेनर एंड इट्स कंटेंट्स। ये दो फैक्टर्स हैं, इन पर डिपेंड करते हैं कि जी हमने हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स कितनी एफिशिएंट हुई है या फिर नहीं हुई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसकी डिटेल देखेंगे। इसके अंदर फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो वर्ड है लीथल, इसका जो आम लफ्ज़ी मानी है वो तो हमें पता है कि जी मोहलिक इसको हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, कितनी जल्दी उनको हम किल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बात करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि नेचर एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचर कौन सी है और उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो नंबर हैं वो कितनी है, देन आप उसके हिसाब से हीट प्रोसेसिंग जो है उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यीस्ट मोल्ड जो हैं वो इजीली किल हो जाते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है और उसको लॉन्गर टाइम रिक्वायर होता है किल होने के लिए, और उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो बैक्टीरिया के यंग सेल्स होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर सेल्स, और जो स्पोर फॉर्मिंग सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल से किल किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्स होते हैं ये मोस्ट हीट रेजिस्टेंट होते हैं अगर हम बैक्टीरिया के अंदर कैटेगराइज करें इस चीज़ को। फिर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एंड डाई इन लॉगरिथमिक ऑर्डर। लॉगरिथमिक ऑर्डर के लिहाज से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और मरते हैं। एक स्पेसिफिक उन्होंने बनाया होता है, उसी हिसाब से ये चल रहे होते हैं कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। A certain percentage of microorganisms will die in a particular period, and the same percentage of surviving population will die in the next equivalent period. Hence, greater the number of microorganisms, longer will be the time required for their destruction. यहाँ पर यह बात ओपनली बता दी गई है कि जो सर्टेन परसेंटेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होगी वो पर्टिकुलर पीरियड में डाई हो जाएगी, मर जाएगी, और वही परसेंटेज जो है सर्वाइविंग पॉपुलेशन की वो नेक्स्ट इक्विवेलेंट पीरियड में डाई होगी। तो इससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उनको किल करने के लिए। लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम सेकंड पॉइंट ये डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, कि कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हीट प्रोसेसिंग है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसमें हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो फूड मटेरियल है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अगर हमारे पास फूड मटेरियल के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद हैं तो वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हीट रेजिस्टेंट को। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे फूड मटेरियल के अंदर फैट्स, प्रोटीन्स या प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस पड़ी हुई हैं तो वो क्या करते हैं, सेल्स जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इस तरह उनकी जो हीट रेजिस्टेंस होती है उसको बढ़ा देते हैं। देन हम बात करते हैं कि अगर हमारे फूड मटेरियल के अंदर शुगर मौजूद है तो शुगर जो होती है वो हीट टॉलरेंस जो होती है यीस्ट की और मोल्ड्स की उसको इंक्रीज़ कर देती है। देन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मोस्ट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया शो मैक्सिमम हीट रेजिस्टेंस नियर न्यूट्रल पीएच, कि जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी सबसे ज़्यादा जो हीट रेजिस्टेंस होती है वो न्यूट्रल पीएच के लगभग होती है। अब हम देखें कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं ना वो इजीली डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो पीएच है फ्रूट्स की वो 3.0 के राउंड अबाउट होती है, जबकि हमारे पास जो मीट एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी पीएच नियर अबाउट 5 या फिर 7 के करीब होती है। तो इसलिए जो बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे वो
5 to 7 pH पर ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होंगे, तो मीट के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर उनको किल करने के लिए हमें ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जबकि जो हमारा फ्रूट्स हैं उनकी pH ऑलरेडी 3.0 है, यहाँ पर बैक्टीरियल जो स्पोर्स होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनकी थोड़ा सा मैं आप मज़ीद हीट रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, इसलिए उनको यहाँ पर कम pH पर ईज़िली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग ये देखें कि वो फूड्स जिनकी pH 4.5 से नीचे होती है, यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं जिनकी थोड़ी एसिडिक होगी pH, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो कम हीट रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। जबकि वो फूड्स जिनकी pH अबव 4.5 होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, मीट, चिकन एक्सेट्रा, यहाँ पर इस pH पर जो बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अबव 100 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फिर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जो है टाइम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। कितना टाइम देना है, कितना टेम्परेचर देना है, और जो नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस हिसाब से डिक्रीज़ होंगे। इसमें हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, दोनों की डेफिनेशंस को पहले हम देख लेते हैं। नंबर 1 थर्मल डेथ टाइम, नंबर 2 थर्मल डेथ कर्व्स। पहले हम देखते हैं थर्मल डेथ टाइम को। द टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन लीथल टेम्परेचर। वो टाइम जो हमें चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एक लीथल टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। फिर हम देखते हैं थर्मल डेथ कर्व्स। जो थर्मल डेथ कर्व्स बनाते हैं ये एक लॉगरिथमिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि गिवन टाइम इंटरवल में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर द सेम नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन विल बी डिस्ट्रॉयड रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट। यानी कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, गिवन टेम्परेचर है, तो एक सेम नंबर जो होगा पॉपुलेशन का, सेम जो परसेंटेज होगी बैक्टीरियल पॉपुलेशन की वो डिस्ट्रॉय होगी रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट, कि कितनी उसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इस चीज़ को मज़ीद ग्राफ्स के ज़रिए एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ग्राफ्स शो हो रहे होंगे। जो फर्स्ट ग्राफ है लेफ़्ट साइड पर वो है थर्मल डेथ टाइम कर्व, और सेकंड ग्राफ है थर्मल डेथ रेट कर्व। इनको हम मज़ीद आगे देखते हैं, मज़ीद इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो हम यहाँ पर दो ग्राफ देख सकते हैं। पहला ग्राफ है हमारे पास थर्मल डेथ टाइम कर्व। आप लोगों को यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताई है, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो द टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन लेथल टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मल डेथ टाइम। यानी कि वो टाइम जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टाइम जिसको हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन के ऊपर लिया हुआ है कि हीटिंग टाइम हमने कितना देना है, और हमने इसके हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास इसकी लाइन है वहाँ पर हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। तो इससे हमें पता लगेगा कि हम कितने टाइम के अंदर कितना टेम्परेचर देकर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसी के साथ जब हम दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है थर्मल डेथ रेट कर्व, और जब हम बात करते हैं थर्मल डेथ रेट कर्व की तो यहाँ पर हमें ये वाला ग्राफ नज़र आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स, यानी कि नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे हमने यहाँ पर जो है टाइम और टेम्परेचर सेट कर दिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी कर्व बन रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि नीचे की तरफ आ रही है। यानी कि हमने जो टाइम रखा और जो कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया, टाइम मूव ऑन करता रहा, यहाँ से आगे टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहा, तो जो नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स थे, नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होना शुरू हो गए। हमारा ग्राफ जो था ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास पहली चीज़ थी थर्मल डेथ
टाइम कर्व और सेकंड थर्मल डेथ रेट कर्व। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं हमारे जो फैक्टर्स इफेक्टिंग हीट प्रोसेसिंग का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया लेथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं हीट पेनिट्रेशन थ्रू कंटेनर एंड कंटेंट्स, कि जो हीट है वो कितनी पेनिट्रेट होगी कंटेनर के अंदर से उसके जो कंटेंट्स हैं, मतलब कि जो फूड मटेरियल है उसके अंदर से। इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है नेचर एंड साइज़ ऑफ कंटेनर, कि आपके पास जो कंटेनर है, जो कैन है जिसकी आपने कैनिंग करनी है, जिसके अंदर उसकी वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका साइज़ क्या है। यहाँ पर देख लें, ग्लास इज़ अ बैड कंडक्टर। जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो मेटल कैन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जो लार्जर कंटेनर्स हैं हमारे पास उनको ज़्यादा टाइम लगेगा हीटिंग के लिए, और जो स्मॉलर कंटेनर्स हैं उनको कम टाइम लगेगा हीटिंग के लिए। इसी तरीके से जब हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आता है काइंड एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, कि आप किस फूड की कैनिंग करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लिक्विड फूड जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क, फ्रूट जूसेस या फिर सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड, इस तरह की जो फूड्स होती हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए कम टाइम चाहिए होता है। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड पैक्ड फूड्स होती हैं जैसे कि मीट है, स्पिनिच है, एक्सेट्रा, इनको जो हीट प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है क्योंकि ये सॉलिड फूड्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, आपने कौन सी जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है उसको यूज़ करना है। इन इक्विपमेंट्स को हम थोड़ा आगे जाकर डिटेल में भी देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर दो नाम्स मैं आपको मेंशन कर दूँ कि हम हीट प्रोसेसिंग के लिए जो दो टाइप्स होती हैं रिटॉर्ट्स की वो यूज़ करते हैं, एजिटेटिंग रिटॉर्ट्स और स्टिल रिटॉर्ट्स। इसी की एक्सप्लेनेशन हमने अभी आगे जाके देखनी है। देन हम आते हैं अपने कैनिंग के जो फाइनल स्टेप्स हैं उनकी तरफ, जिसमें हमारे पास आता है कि आपने जो कैनिंग की थी, जो कर रहे हैं, इसके अंदर एसेप्टिक कैनिंग और कन्वेंशनल कैनिंग दो टाइप्स होती हैं कैनिंग की। एसेप्टिक कैनिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिए। एसेप्टिक कैनिंग वो प्रोसेस है, वो कैनिंग का प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल को पहले हीट किया जाता है, देन उसको एसेप्टिकली हॉट जो होता है फिल कर दिया जाता है स्टीराइल कैन के अंदर और सीलिंग कर दी जाती है। जबकि कन्वेंशनल कैनिंग इसके ऑपोजिट होता है। हम पहले फूड को फिल कर देते हैं अपने कैन के अंदर, उसको सील कर देते हैं, उसके बाद उसको हम हीट करते हैं। ये दोनों ऑपोजिट हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ जो हीट एक्सचेंज डिवाइसेस हैं वो शो हो रही होंगी, जिनके थ्रू हम जो हीट प्रोसेसिंग का प्रोसीजर है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 ओपन कुकर्स, यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स पर जो ओपन कुकर की पिक है वो शो हो रही होगी। देन हम देखते हैं रिटॉर्ट्स। यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो रिटॉर्ट्स हैं उनकी पिक्चर जो है वो भी शेयर हो रही होगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे पास सिंपल घर में प्रेशर कुकर्स होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर दिखाई है, उसी की जो एक एडवांस फॉर्म है जिसको हम रिटॉर्ट कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। जो रिटॉर्ट्स होते हैं ये ओरिजिनली प्रेशर कुकर्स की तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ी इनमें जो मॉडिफिकेशन है वो की गई होती है, इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है। इसके अंदर जो हम वाटर को ट्रीट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो उसको भी हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो डिफरेंट रिटॉर्ट्स को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। मोस्टली जो हमारे पास लो एंड मीडियम एसिड फूड्स होती हैं जिनको हमने पैक करना होता है ग्लास कंटेनर्स में या फिर मेटालिक कंटेनर्स में, उनके लिए हम ये रिटॉर्ट्स यूज़ करते हैं। जो हमारे पास मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था यहाँ पर कि दो टाइप्स मैंने आपको इसकी बताई थी, एक तो एजिटेटिंग रिटॉर्ट और एक स्टिल रिटॉर्ट। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो स्टिल रिटॉर्ट होता है हमारे पास, उसके अंदर किसी किस्म की एजिटेटिंग मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ टाइम, टेम्परेचर और साथ में जो प्रेशर है वो एडजस्ट कर दिया जाता है, और थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस होती हैं। जबकि हमारे पास जो एजिटेटिंग रिटॉर्ट होता है इसके अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसके अंदर एजिटेटिंग मूवमेंट्स भी होती हैं। एजिटेटिंग मूवमेंट्स की वजह से जो हमारी हीट प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूं तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर हमने मिल्क को, इवेपोरेटेड मिल्क को हमने हीट करना है स्टिल रिटॉर्ट के अंदर,
तो हम उसको 115.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे फॉर 18 मिनट्स। लेकिन जब हम मिल्क को, इवेपोरेटेड मिल्क को हम ट्रीट करेंगे, हीट प्रोसेसिंग उसकी करेंगे हम एजिटेटिंग रिटॉर्ट के अंदर, तो यही जो टेम्परेचर हमें उसको कम देना पड़ेगा 93 डिग्री सेल्सियस, ओनली 93.3 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 2.25 मिनट्स। तो इससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि जो एजिटेटिंग टाइप्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर लग रहा है और टाइम भी कम इसमें कंज्यूम हो रहा है। जो मॉडर्न रिटॉर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट गेज लगे होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं एयर वेंट के, टेम्परेचर के, एट्सेट्रा। देन आप लोगों की स्क्रीन्स पर यहाँ पर शो हो रहा होगा हाइड्रोस्टैटिक कुकर एंड कूलर। ये भी एक स्टिल रिटॉर्ट, जो उसकी टाइप है एक स्टिल रिटॉर्ट की, जिसके अंदर हम हीट प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करते हैं और इसके अंदर जो कांस्टेंट स्टीम टेम्परेचर होता है उसको यूज़ करते हुए हम हीट प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अंदर जो फौरी तौर पर जब हम हीटिंग करेंगे उसकी, तो हीटिंग के साथ कूलिंग का ऑपरेशन भी इन्वॉल्व होता है। कैंस को फौरी तौर पर कूल भी कर दिया जाएगा। बहुत कम जो हमारे पास मॉडर्न रिटॉर्ट्स इस तरह के हैं कि जिनमें आफ्टर हीट प्रोसेसिंग कूलिंग भी साथ ही कर दी जाए, दोनों ऑपरेशंस एक ही मशीन में कर दिए जाएं। तो ये बहुत एडवांस फॉर्म है इस चीज़ की। देन हम बात करते हैं एक और इक्विपमेंट की तरफ, जो कि है डायरेक्ट फ्लेम स्टेरिलाइज़र्स। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट जो फ्लेम स्टेरिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर से हम जो हाई टेम्परेचर पर डील कर रहे होते हैं, अराउंड अबाउट 1093 डिग्री सेल्सियस, हम इन फ्लेम्स के ऊपर से अपने जो कैन्स हैं उनको जल्दी से गुजारते हैं, जिससे उसकी हीट प्रोसेसिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कूलिंग जो है वो अप्लाई करते हैं, तो जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनमें ये टेक्निक होती है कि वो ऑटोमेटिकली आफ्टर हीट प्रोसेसिंग कूलिंग का ऑपरेशन भी साथ ही कर देते हैं। अगर किसी मशीन के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है तो हमें फ़ौरी तौर पर, जब हमने कुकिंग उसकी हीट प्रोसेसिंग कर ली है, उसके फ़ौरन बाद हमें उसको कूल करना पड़ेगा। अगर उसको हम कूल नहीं करेंगे तो हाई टेम्परेचर जो हमने उसको पहले अप्लाई किया है उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी फूड प्रोडक्ट है, वो ख़राब हो सकती है। अब हीट प्रोसेसिंग जब हमने इसको की थी 100 डिग्री सेल्सियस पर या इससे भी अबव, तो उसके बाद उसको हम तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस पर कूल डाउन करेंगे। उसके बाद हम जो कैंस की बॉडीज़ होंगी उनको प्रिंट करेंगे, उन पर लेबल्स लगाएंगे। अब यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं। जो हमारे पास चीप इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो प्रिंटेड लेबल्स होते हैं वाटरप्रूफ, वो यूज़ करते हैं और वो कैंस के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जो हमारे पास हाई लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, एडवांस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मतलब कि जिनके अंदर मशीनरी बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो कैंस जो होते हैं जो उनके ऊपर ही, उनकी बॉडी के ऊपर ही प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंटेड बॉडी बना लेते हैं उनकी लेबलिंग के लिए। जो भी कंपनी का नाम है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड कंपनी की, इंग्रेडिएंट्स वगैरह की, वो उसके ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टोरिंग एंड पैकिंग की। जब भी आपने कैंस को स्टोर करना है तो आपने कूल ड्राई प्लेस में उसको स्टोर करना है, ताकि उसमें माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है वो ना हो सके और हीट डैमेज भी ना हो सके। उसके बाद जब आपने, अगर इसको आपने हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर पर करना है इसको कूल ड्राई प्लेस के अंदर। देन हम देखते हैं जो हमने इन्हीं कैंस की ट्रांसपोर्टेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम इन कैंस को शिफ्ट करेंगे, पैक करेंगे बड़े कार्टन्स के अंदर, और देन उनको हम आगे मार्केट वगैरह में, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ मूव ऑन करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैनिंग का प्रोसेस। इसको थोड़ा सा आप लोग एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू कर लें। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर किए थे, उनकी वॉशिंग वगैरह की थी, स्लाइसिंग की थी, देन उनको हमने फिल कर दिया था अपने कैंस के अंदर। उसके बाद उसके अंदर हमने अकॉर्डिंग टू फूड मटेरियल उसमें सिरप या फिर ब्राइन सोल्यूशन जो था वो ऐड कर दिया था। उसके बाद उसकी हमने लिडिंग एंड क्लिंचिंग की थी, उसके ऊपर लिड लगा दिया था। देन उसकी हमने एग्जॉस्टिंग और वैक्यूमिंग की थी ताकि अंदर से एयर रिमूव कर दी जाए। उसके बाद उसकी हमने कैंस की प्रॉपर सीलिंग कर ली थी डबल सीलर मशीन के ज़रिए। उसके बाद हमने उसकी हीट प्रोसेसिंग की थी, और हीट प्रोसेसिंग में मैंने आपको डिफरेंट जो इसमें इसकी डिटेल है और किस तरह से जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इसको, वो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी कूलिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम आफ्टर हीटिंग। उसके बाद हमने लेबलिंग स्टडी की और एंड में स्टोरिंग एंड पैकिंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर फूड प्रोसेसिंग का।
यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर इन फूड प्रोसेसिंग। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।